हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। इसका एक पार्ट पहले मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद का जो है वो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें था कि कौन कौन से प्रोसेस के अंतर्गत जो है हम लोग खेती फसलों को उगाते हैं। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस था वो था कि हमको मिट्टी को कैसे तैयार करना है, यानी कि खेत को कैसे तैयार करना है, कैसे उसकी जुताई करनी है और कैसे खरपतवार निकालने हैं, कैसे मिट्टी को पोला बनाना है, हल्का बनाना है, जिसमें जो पौधे हम लगाएंगे उनकी जड़ों की सहायता से वो पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाए, उनको मिट्टी से मिलने वाले सारे खनिज जल जो भी पोषक तत्व है वो उनको आसानी से मिलती रहें। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा है। और अब हम बात करने वाले थे खाद एवं उर्वरक मिलाने की। ठीक है, पहले हमने मिट्टी को तैयार कर लिया था, उसके बाद हमने बीज भी बो दिए उसमें। अब हम तीसरा प्रोसेस है उसमें खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। आपको पता होगा कि मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, कुछ सजीव अवस्था में, कुछ निर्जीव वस्तु पौधे जो मृत होते हैं वो अपघटित होते रहते हैं और उनसे जो भी पोषक तत्व होता है वो मिट्टी के अंदर प्राप्त होते रहता है। लेकिन उन पोषक तत्वों का स्तर बनाए रखने के लिए, क्योंकि लगातार खेती होती है और जो फसलें बोई जाती हैं वो मिट्टी से क्या लेता है, पोषक तत्वों को लेते रहता है, तो उसका जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। तो उस स्तर को हम बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खाद मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। तो खाद या उर्वरक की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई। ये वो चीज़ हैं, ये वो पदार्थ हैं जिनको मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को एक लिमिट तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये सबको पता है कि मिट्टी से पौधे को क्या मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, जल मिलता है और बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे क्या होता है, जिनको हम NPK की फॉर्म में जानते हैं। यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेती में खाद देते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रम होता है वो खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, कहीं कहीं पे ना लगातार खेती होती है। अभी कोई फसल कटी फिर दोबारा कोई फसल डाल दी, फिर कोई फसल कटी फिर दोबारा कोई फसल का डाल दी। लेकिन क्या होता है कि लगातार फसलों का जो भी हम बोते रहते हैं तो उससे जो है हमारे मिट्टी के पोषक तत्वों का स्तर जो है वो असंतुलित हो जाता है। और अगर हम अब खाद उसमें नहीं देंगे तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधों को अच्छे से नहीं मिल पाएंगे और वो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, खाद देना। ठीक है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा खाद या उर्वरक देना। ठीक है, खाद या उर्वरक देना। तो जो खाद होता है वो क्या होता है, एक जैविक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है और ये जंतु अपशिष्ट से या पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। आप लोग आपने पहले जो क्लासेस उसमें बताया गया है कि क्या होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें सारा जो है पौधे वौधे छिलके वगैरह जो भी हैं वो सब उसमें डाल दिए जाते हैं उसको, और उसमें सूक्ष्म जीव छोड़ दिए जाते हैं और वो अपघटित हो जाता है और वो क्या हो जाता है, खाद बन जाता है, जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है
है ना। कक्षा 7 में जो है वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए के द्वारा जो खाद बनाया गया था उसके बारे में बता दिया गया है आपको, आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा एक प्रैक्टिकल पूछा है इसमें कि 3 अलग अलग इन्होंने बीकर लिए हैं, पौधे गमले लिए हैं, किसी में खाद मिला है, किसी में उर्वरक और किसी में कुछ भी नहीं मिलाया। तो पूछा जा रहा है कि तीनों की वृद्धि का जो अनुपात है वो क्या है। ठीक है, तो खाद वाले में कितना पौधे जो हैं वो कैसे हैं, और उर्वरक वाले में और जिसमें कुछ नहीं मिला उनमें, तीनों का आपको मेज़रमेंट करना है कि किसमें पौधों की वृद्धि किस तरह से सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ पे क्या था, खाद के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आते हैं उर्वरक के बारे में। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इनका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो है ये है उर्वरक। ठीक है, ये जैविक खाद नहीं है, ये अकार्बनिक खाद है और इनका निर्माण घर पे नहीं होता है, खेतों में नहीं होता, बल्कि इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। देखिए होता क्या है कि जो उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक आपने खेतों में डाल दिया, आपकी फसलें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये क्या होता है, ये जल प्रदूषण का स्रोत है। आपने क्या खेतों में लगा दिया उर्वरक, उसके बाद सिंचाई होती है, वो पानी जो होता है वो जल में सोखा जो धरती में सोखा जाता है, या फिर उसको क्या होता है, वो जल इधर उधर जाता है, जंतु पीते हैं या कोई जानवर उसको यूज़ कर लेता है, तो वो क्योंकि उसमें केमिकल मिला होता है तो वो पानी जो हो जाता है वो जल प्रदूषण का भी स्रोत बनता जा रहा है। और हम जानते हैं जैसे वर्षा का जल होता है वही हमारा जो भूजल बनता है, और वो भूजल हम फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक है, तो वो सब जो है उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग बहुत हानिकारक हो सकता है। अब होना क्या चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ये पूछी भी जाती है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, या 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि लगातार 2 फसलों के बीच में कुछ समय को छोड़ देने से क्या होता है। तो इससे जो होती है वो जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी का गठन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सुदृढ़ होता है ना। और जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगर हम लगातार खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की गठन अच्छी होगी, और जो जल अवशोषण यानी जल सूखने की क्षमता होगी मिट्टी की वो बढ़ेगी। अगर वो जल अच्छे से अवशोषण करेगा तो उसमें नमी रहेगी तो पौधों के लिए वो फायदेमंद रहेगा। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति होती रहती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ठीक है, क्या है? फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर की जा सकती है। एक तो हमने अभी देखा कि एक फसल बोई, उसके बाद खेत छोड़ दिया, फिर दूसरी फसल बोई। ठीक है, कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दिया खेत, तो जो पोषक तत्व है जो उसमें खरपतवार है वो अपघटित होंगे, वो खुद से खाद बन जाएंगे और पोषक तत्वों का उसमें निर्माण हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि आप एक फसल अभी उगाई आपने और उसके बाद तुरंत वो फसल ना उगा के कोई दूसरी फसल आपने उगा ली, तो उससे क्या होता है, उससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है, जैसे गेहूँ उगा लिया किसी फसल में और दूसरी फसल में क्या उगा लिया, चारा उगा लिया, फलीदार या दालें उगा ली, इस टाइप से। तो ऐसे मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को क्या करना चाहिए, किसानों को इस पद्धति का उपयोग करना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि वो उन्हें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करे कि आप एक फसल कुछ और बोएं, दूसरी फसल कुछ और बोएं, ताकि जो हमारे मिट्टी की उर्वर क्षमता है वो बढ़ती रहे, जो पोषक तत्व हैं वो कम ना हो, उनकी पुनः पूर्ति होती रहे। और तो देखिए आपने एक अभी जो पहले था
कि भूमि की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो भूमि की उर्वरता को या तो खाद का प्रयोग किया जा सकता है या फिर एक फसल के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ा जा सकता है, उसके बाद उस पर फसल उगाई जा सकती है। इससे भूमि उर्वर हो सकती है। दूसरा है कि क्या होना चाहिए, फसल चक्रण होना चाहिए, या एक चक्र होना चाहिए कि अभी ये फसल बोई जा रही है, उसके तुरंत बाद दूसरी फसल बोई जाएगी, उसके तुरंत बाद दूसरी फसल बोई जाएगी। इससे नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है और जो पोषक तत्व होते हैं वो ये पूरा जो चक्र बना के चलते हैं और उससे पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। यहाँ देखिए दिया है, पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया को के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए राइजोबियम बैक्टीरियम क्या होते हैं, ये जो दालें वगैरह होती हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, जो भी मतलब दाल वाली है, लेग्यूमिनस जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका वो स्थिरीकरण, ठीक है, पूरा नाइट्रोजन चक्र बना के चलते हैं कि कैसे उसको जो उनको वायुमंडल से मिलती है उसको कैसे वो लोग भूमि में लेते हैं और फिर भूमि से कैसे उसको पौधे लेते हैं। इस तरह के पूरा वो चक्र उनका चलता रहता है। आइए अब बात करते हैं कि उर्वरक और खाद में अंतर। पहले उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक क्या होता है, एक मानव निर्मित लवण है, ठीक है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त हो जाता है। तो ये मानव निर्मित कैसे हो गया, क्योंकि इसको कंपनीज में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उसमें केमिकल की प्रॉपर जो मेजरमेंट होती हैं वो डाली जाती हैं, ठीक है। खाद क्या है, वो नेचुरल है। आपने कहीं कहीं से भी आपने देखा, गोबर इकट्ठा कर दिया जाता है, कुछ दिनों तक उसको सड़ाया जाता है, उसके बाद उसको खेत में डाला जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, खाद का काम करता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप जो पोषक हैं वो प्रचुरता में होते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित है। हमें पता होता है कि हमको किस यूरिया में कितना केमिकल जो परसेंटेज है वो डालना है, ठीक है, फास्फोरस में कितना डालना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती है। पोटास में क्या करना है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खाद के लाभ। खाद के लाभ क्या होते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि वो क्या हो जाता है, उससे जल को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। ये मिट्टी का जो गठान होता है वो मजबूत होता है, यानी कि मिट्टी क्या होती है, हल्की हो जाती है, भुरभुरी और सरंध्र, यानी कि उसमें रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी वजह से वो अच्छे से सांस ले पाती है, ठीक है। गैस का विनिमय सरलता से होता है। सरंध्र मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये जो सांस लेना है या गैसों का आदान प्रदान होता है वो आसानी से हो जाता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु मतलब जो वो सूक्ष्म जीव जो जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है और छोटे छोटे जीव जो हैं जो खाद्य बनाते हैं, जो अपघटन करते हैं सड़ी गली चीज़ों का, उनकी वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। जल में घुले हुए यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। पहली चीज़ कि मिट्टी तैयार करना, दूसरी बुआई, तीसरा का क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, तीसरा हम लोग पढ़े थे खाद या उर्वरक का प्रयोग करना। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे, जो है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी तरह क्योंकि पौधे भी सजीव हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए जल की विशेष आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो ही जल को अवशोषित करती हैं, ठीक है। अब इनके साथ साथ क्या होता है, उर्वरक का भी अवशोषण होता है। और पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में लगभग 90% का जल होता है। ये जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जल क्यों आवश्यक है। जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो बीजों का अंकुरण है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अब आपने बीज लगा दिए और बीज लगाने के बाद आपने सिंचाई नहीं की तो उनको नमी मिली नहीं और वो अंकुरित नहीं होंगे, ठीक है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण
पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। आपने भी पीछे पढ़ा था कि जो है जो पौधे होते हैं वो सारी चीज़ें क्या करते हैं जब वह घुलनशील अवस्था में लेते हैं। ठीक है, तो जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में हो जाता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से भी रक्षा करते हैं। पौधों में नमी रहेगी तो जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे पौधे झुलसेंगे नहीं। ठीक है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। निश्चित अंतराल पे खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये भी देख लीजिए, ये मिल गया आपको कि सिंचाई क्या कहलाता है। निश्चित अंतराल पे जो हम खेतों में जल देते हैं उसको सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब क्या था, नियमित अंतराल पे एक अंतराल है, जैसे 15 दिन पे देना है, फिर महीने दिन पे देना, इस टाइप से जो पौधों में पानी दिया जाता है उसको सिंचाई कहते हैं। और अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से इसकी बारंबारता चेंज हो सकती है। गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, सर्दियों में कम पानी की आवश्यकता होती है। आप सिंचाई के स्रोत क्या हैं। ठीक है, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि ये क्या होते हैं, यही जो है वो सिंचाई के स्रोत होते हैं। कुएं हो गए, जलकूप हो गए, तालाब, झील हो गए। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, पहले क्या था, कुएं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जलों को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के भिन्न भिन्न तरीके होते थे। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। ये विभिन्न पारंपरिक तरीके, मोट, घिरनी। ठीक है, पहले कुएं पे गिरने लगा दी जाती थी, उससे पानी निकाला जाता था और नाली बना दी जाती थी, खेतों में पानी चला जाता था। चैन पंप, ढीकली, रहट, ये कुओं पे लगाया जाता था। ठीक है, 14 आप लोग फिगर देखिए, ये जो है वो मोट है, गिरनी लगी हुई है। ठीक है, ये चैन पंप है। तीसरे में देखिए ढीकली लगी है, और ये चौथा जो है इसको कहते हैं रहट। ठीक, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो पारंपरिक विधियाँ हैं वो यहाँ पे दे दी गई हैं। एक मिनट, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था पारंपरिक। अब देखिए ये छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, इस विधि का यानी कि स्प्रिंकल का उपयोग जो है वो असमतल भूमि के लिए किया जाता है, समतल भूमि के लिए नहीं। क्या सीढ़ी नुमा खेत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वे घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। ठीक है, और छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती, आम, कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी कि सीढ़ी नुमा खेती जो होते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे जो खेतियाँ होती हैं, एक नीचे बन गया, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, तो वो इस तरह से गिरनी जैसे रहेगा कि इधर जैसे बारिश की तरह यानी कि पूरे फव्वारे की तरह पानी निकलेगा और सब पे छिड़काव हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है और इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो जल है वो बूंद बूंद करके सब पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो ड्रिप सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रिप सिस्टम से ये सिंचाई का तरीका सर्वोत्तम है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता। अब देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा।
अभी तक मिट्टी तैयार की गई, हल जुताई वगैरह का काम किया गया, उसके बाद बोवाई बोवाई कर दी गई, उसके बाद से हमने खाद डाल दिया, खाद डालने के बाद हमने सिंचाई कर दी। अब आते हैं, अब सिंचाई करने के बाद पौधे अंकुरित होंगे तो उसके साथ साथ खरपतवार भी निकलेंगे। ठीक है, पौधों के साथ साथ उनको भी निकलना है क्योंकि पोषण तो उनको भी उतना ही मिलना है। तो अब उनको हम कैसे निकालें? खरपतवार क्या होते हैं? ये जो है अवांछित पौधे होते हैं, इनकी हमने इच्छा नहीं की है। ठीक है, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इनको हम लोग खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। अब निराई क्या होती है? निराई वह प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा अवांछित पौधों को हटा दिया जाता है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, अतः मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अब आ जाइए, ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, तो हो गया ये रहा। निराई क्यों आवश्यक? क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब एक जगह ये मतलब अगर 2 रोटी बनी हुई है और एक खाने वाला है तो वो आराम से खा लेगा, दोनों उसको मिल जाएंगी। और 2 रोटी हैं और 2 लोग हैं तो रोटी का बंटना तो ज़रूरी है कि एक वो खाएगा एक वो खाएगा। अगर 4 हुए तो उसमें भी आधे आधे हो जाएंगे। तो यही मतलब है कि अगर एक गेहूं का पौधा के साथ 3-4 खरपतवार भी उग रहे हैं तो वो जो पूरा पोषक गेहूं के पौधों को मिलना चाहिए वो पोषक तत्व का जो होता है बंटवारा हो जाता है, जगह का बंटवारा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है खरपतवार को निकालना बहुत ही ज़रूरी। और कभी कभी अगर हम उसको नहीं निकालते हैं तो वो कुछ अगर उसमें से अनाज के साथ साथ घर पे आ गया तो वो मनुष्य के लिए या जानवर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, विषैले हो जाते हैं वो। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने में हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हाथ से उखाड़ के भी फेंक दिया जाता है उसको, लेकिन कभी कभी ये देखिए ये चीज़ है। हाँ, ये कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। ये औजार भी पूछ लिए जाते हैं आपकी कि निराई जो है वो किन औजारों की सहायता से की जाती है। ठीक है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए खरपतवार नाशी कौन कौन से, जैसे जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो ये 2 और 4D जो है वो है खरपतवार नाशी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। जैसा पहले बताया गया था, खरपतवार की वृद्धि के समय हम पुष्पन बीज मारने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। कुछ भी हो, ये भले खरपतवार नाशी ही हो और पौधों को नुकसान न पहुँचाए, लेकिन ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसमें से जो स्मेल निकलती है वो आपके नाकों और आँखों में अगर जाती है तो आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए आपको पूरा कवर करके छिड़कना चाहिए। अब आते हैं, देखिए अब तक क्या हुआ। अब तक हुआ ये कि आपने खेत तैयार किया, उसके बाद से उसमें बीज बो दिए, बीज बोने के बाद से आपने खाद वाद डाल दिया, उसके बाद सिंचाई कर दी, सिंचाई के बाद उस खेत की सफाई कर दी। जैसे जो भी बाढ़ का बाढ़ था जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, जो फालतू के पौधे थे उसकी आपने निराई कर दी, और जो खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं निराई। क्या कहते हैं? निराई। अब उसके बाद आ गए हैं हम, हमारी फसल हो गई तैयार। अब हम चलते हैं फसल काटने। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई होता है। ठीक है, कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई होती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना
होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को छोटे छोटे किसान जो होते हैं वो अनाज को फटक के अलग करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि फटकना कहते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, फसल जब तैयार हो जाती है उसको जो काटा जाता है उसको हम बोलते हैं कटाई। और दराती एक औजार होता है, उसके द्वारा हाथ से कटाई की जाती है। अगर फसल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टर जिसे कहा जाता है। और जब फसलों को काट लिया जाता है तो जो डंठल होती है उसको हम अनाज से जब अलग करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं थ्रेसिंग। यानी कि काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, जिससे थ्रेसिंग से होता है। ठीक है, चलिए। 3-4 महीनों का समय लगता है एक फसल तैयार होने में। और जब कोई कटाई होती है तो स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। तो क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है, इसलिए भारत के सभी भागों में लगभग कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अलग अलग देश, हमारा भारत एक बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताओं वाला देश है। तो जहाँ भी जिस अलग अलग जगह पे जो कटाई होती है उसको अलग अलग तरीके से मनाया, जैसे बिहू असम में बिहू मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, होली दिवाली तो हमारा नॉर्मल है ही। ठीक है, तो इस टाइप से ये सब क्या है कि खेतों की कटाई के मनाने जाने वाले पर्व हैं। अब फसल जो कट गई है उसका भंडारण कैसे करें ताकि जो अनाज है वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो उत्पाद के भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों सबसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, तब जाके तो बचेंगे। नमी ज़्यादा रहेगी तो वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ताज़ा फसल होता है तो उसमें नमी होती है, उसको सुखाना पड़ता है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने का तथा जीवों द्वारा आक्रमण से भी अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। तो भंडारण से पहले उनको धूप में बहुत सुखाना ज़रूरी है, उसमें नमी आ जाए। उसके जो भी नमी रहती है धूप में सुखाने से वो कड़क हो जाते हैं। इससे उनके जो कीट पीड़ को जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़ को जैसे कि चूहे एवं कीट से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो जो ये हमारा साइलो है वो क्या है, वो अनाज को सुरक्षित रखने का एक व्यवस्था है। ठीक है, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडारणों में अनाज को पीड़ को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी होते हैं। ठीक ना। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशु को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर होते हैं तो इसे पशुपालन कह देते हैं। ठीक है, मछली में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन्हें मछली से कॉड लिवर तेल भी मिलता है। तो मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, स्वास्थ्य कारक है। ठीक है, तो बड़े बड़े साइलो का आप ये फिगर देख रहे हैं, इसको हम साइलो कहते हैं। आपने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, आपने इस बुक जो क्वेश्चन आपने जो ये चैप्टर पढ़ा है फसल उत्पादन, ये चैप्टर अब आपका यहाँ समाप्त होता है। इसके अंतर्गत आपने पहले फसल के बारे में जाना कि फसल क्या होती है, जो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। फसल जो एक समय में एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन करती हो। ठीक है, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ चल रहा है, धान है तो धान ही है, मक्का है तो मकई, उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। फसल को तैयार करने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, पहले खेत तैयार करना होता है, मिट्टी तैयार करनी होती है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी को पोला करना होता है। मिट्टी तैयार करने का मतलब है मिट्टी को पोला करना, हल्का करना, नीचे की मिट्टी को उलट पुलट करके ऊपर ले आना। और ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की ही मिट्टी जो है वो पौधों के लिए आवश्यक होती है। ठीक, उसके बाद उसमें हमने बीज डाल दिए होते हैं। बीज डालने के बाद उसमें सिंचाई
खाद डालना पड़ता है, फिर सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई के बाद से खरपतवार का हटाना पड़ता है, जिसे निराई कहा जाता है। उसके बाद से फसल जब पक जाती है तो कटाई होती है। कटाई के बाद से अनाज को भूसे से जो डंठल होती है उससे अलग करना होता है, तो थ्रेसिंग होती है। ठीक है। थ्रेसिंग के बाद जब फसल कट के घर आ जाती है उसका उचित भंडारण करना होता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो घर, कुछ अनाज जो है उनको घर पे सेव किया जाता है, उसमें हम नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है वो बड़े पैमाने पे जो सुरक्षित किए जाते हैं उनको बड़े बड़े साइलों में या फिर बड़े बड़े जूट की बोरों में रख के केमिकल का इस्तेमाल करके उनको बड़े बड़े गोडाउन्स में रख दिया जाता है। ठीक। खरपतवार का जो है वो जो खेतों में क्या होता है कि पौधों के साथ लगते हैं प्रतिस्पर्धा करने, उनको जगह भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, जल भी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए उनको निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। उसको निकालने का सही समय क्या होता है, जब पौधे जब भी पुष्पन हो रहा, फूल होते हैं, जो हमारे पौधे फूल देने लगते हैं तभी, क्योंकि बीज होने के बाद, अंकुरित होने के बाद, यानी कि जो हमारी फसल है वो जब तैयार होने लगेगी तो अगर हम कीटनाशक डालेंगे तो वो हमारे अनाज पे भी जाएगी और वो बाद में हमें नुकसान देगी। ठीक है। तो कुछ केमिकल है जो 2,4-D है, वो खरपतवारनाशी है, जिसको जल में घोल के छिड़कने से क्या हो जाता है, खरपतवार का अंत हो जाता है। ठीक। तो ये था इस बुक के अंदर मेनली। जो सिंचाई होती है उसकी अलग अलग व्यवस्था है। जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, पहाड़ों पे खेत होते हैं, उन पे क्या होता है कि उन पे स्प्रिंकल सिस्टम काम करता है। ठीक है। वो फुव्वारे की तरह पानी की व्यवस्था बनाई जाएगी, और फुव्वारे की तरह यानी कि बरसात जैसे हो रही है उस तरह से होता है। एक ड्रिप सिस्टम होता है जो पौधे की जड़ों तक बूंद 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 करके पानी देता है, और ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। पुराने ज़माने में मोट, घिरनी, रहट, इन सब चीज़ों से क्या होती थी, सिंचाई होती थी। और आधुनिक जमा में तो यही जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है और जो आपका ड्रिप सिस्टम है, इससे होता है। तो कटाई का आपको पता है, कुछ जो छोटे खेत हैं उनको दराती की सहायता से हम लोग कर लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन जो बड़े प्लांट हैं उनको जो हार्वेस्टिंग मशीन आती है उनकी सहायता से फसलों को काटा जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है कंबाइन की सहायता से। तो ये सारा हमारा ये जो बुक में था, ये जो चैप्टर है, इसने आपको ये सारी चीज़ें बताई। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।